आईवीएफ बच्चा कमजोर होता है? नहीं, कई बार अभी क्या आपको लगता है कि सिर्फ फीमेल में इनफर्टिलिटी है, मेल में इनफर्टिलिटी नहीं है? ये मैं समाज में अवेयरनेस देना चाहूँगी कि अभी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों इक्वली चल रहा है। क्योंकि नहीं, हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अभी आप बता रही हैं कि हस्बैंड का स्पर्म चाहिए। एकदम, सबको अपना जेनेटिक ऑफस्प्रिंग बच्चा चाहिए, तो हस्बैंड का जीन तो जाएगा ही जाएगा, मदर का भी जीन जाएगा। कैंसर होता है आईवीएफ से? नो, कैंसर एक चीज कह सकते हैं कि अगर कोई मल्टीपल आईवीएफ करा रही है, मल्टीपल पंक्चर करा रही है, हाँ, तो उसमें है कि बहुत रेयर चांस है कि बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर हो सकता है। आईवीएफ और आईयू में क्या डिफरेंस? आईयूआई बिल्कुल सिंपल और बहुत चीप प्रोसेस होता है आईवीएफ से। पुअर ओवेरियन जो रिजर्व में आईवीएफ स्ट्रेटेजी क्या होता है? पुअर ओवेरियन रिजर्व, ये तो मतलब क्या हुआ कि एक का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पुअर हो गया, है ना? अच्छा, आईवीएफ में मेल इनफर्टिलिटी का क्या रोल है? हाँ, आईवीएफ में मेल इनफर्टिलिटी का रोल ये है कि मेल में जो स्पर्म काउंट होता है, या सिर्फ काउंट ही नहीं, उसका मोटिलिटी, उसका स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, तीनों देखते हैं। यानी आईवीएफ का सबसे बड़ा ये चैलेंज क्या होता है कि नहीं? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैफ और आप मुझे जानते हैं। आईवीएफ क्या है, आईवीएफ क्यों करवाना चाहिए, आईवीएफ का प्रोसेस क्या है, आईवीएफ किस एज में करवाना चाहिए। कभी कभी लोगों का सवाल होता है कि आईवीएफ नहीं करवाना चाहिए, आईवीएफ से कैंसर होता है। कभी लोगों का सवाल होता है कि आईवीएफ सिर्फ बेटा पैदा करने के लिए आईवीएफ किया जाता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूही यास्मीन, सारे सवालों का जवाब देंगी। मिथिलांचल की हैं, मैथिली जैसा सोच है, बिहार के एक दरभंगा जिला से आती हैं, अनगिनत आईवीएफ कर चुकी हैं। आज हम बात करेंगे मैडम के मेडिकल जर्नी के बारे में। आईवीएफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, आईवीएफ ही क्यों चुनना पड़ा मैडम को? मेडिकल जर्नी और आईवीएफ का जो सफर है वो बताइए। मेरा मेडिकल जर्नी जो बहुत ही शानदार रहा है। मैं एक छोटे से शहर बेतिया की रहने वाली हूँ, जहाँ मुझे संत तेरेसा गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। फिर वहीं से मैंने एमबीबीएस भी क्रैक किया और श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। ये मेरा पहला मुजफ्फरपुर में, और मैं अपने पूरे खानदान की और पूरे मोहल्ले की पहली डॉक्टर थी जो सभी के लिए इंस्पिरेशन बनी। फिर 2008 में एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद मैं पीजी टॉपर रही। और फिर मुझे पीएमसीएच पटना में पढ़ने का मौका मिला। उसी दौरान मुझे अपने माननीय चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला, जो मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल रहा। फिर चूँकि पीएमसीएच जो है, वहाँ पे पूरे स्टेट से पेशेंट आते हैं, एक पेशेंट का हब है, तो डिफरेंट टाइप के पेशेंट से मुझे वहाँ मिलने का मौका मिला। और उसी दौरान मुझे पता चला कि इनफर्टिलिटी को ये लोग सोशल स्टिग्मा के रूप में लेते हैं। फिर वहीं से कहीं ना कहीं मेरे मन में जिद हुआ कि मैं इसके लिए कुछ करूँगी। और फिर चूँकि पीएमसीएच मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले, बहुत ही डिसिप्लिन वहाँ लाइफ मिला हमको सीखने के लिए। फिर मैं वहाँ से अपना पीजी कंप्लीट करने के बाद अपने शहर मिथिला, अपने दरभंगा पहुँची और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर यहाँ जब अपना प्रैक्टिस मैं स्टार्ट की, तो यहाँ अपने लोगों को सर्व करने का मौका मिला। और उन लोगों से जब मैं इमोशनली कनेक्टेड हुई, तो पता चला कि ना, इनफर्टिलिटी तो इससे भी, जितना मैं सोची थी उससे भी ज़्यादा दयनीय चीज़ इन लोग के लिए है। वो लोग बताती थी कि मैडम, हम लोगों को देखकर जो है गांव में खिड़की दरवाजे लोग बंद कर लेते हैं, हाँ, ससुराल वाले डिवोर्स के धमकी देते हैं। तब मुझे लगा नहीं, मेरे जिद और भी स्ट्रांग हो गया कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर मैं प्रॉपर ट्रेनिंग करने के लिए सोची, और इसमें मेरे हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा। मैं कलकत्ता गई, और जो फादर ऑफ इनफर्टिलिटी हैं डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती, उनके अंडर में रह के मैं पूरी की पूरी अच्छे से ट्रेनिंग ली। फिर मुझे लगा कि नहीं, सेंटर डालने से पहले मुझे और भी एडवांस टेक्नोलॉजी जानना चाहिए, मैं करूँगी तो बहुत अच्छे से काम करूँगी। फिर मैं केल यूनिवर्सिटी जर्मनी गई, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लिया और आकर अपने मिथिला में उत्तर बिहार का सबसे पहला आईवीएफ सेंटर मेट्रो आईवीएफ डाला। और अलमाइटी का इतना बड़ा मेरे सर पे हाथ था कि उत्तर बिहार का हमको लगता है कि फर्स्ट था जी, हाँ, फर्स्ट आईवीएफ सेंटर आपके नाम से जी। क्योंकि ये ब्रांच बहुत ही अछूता था अपने एरिया में, है ना, तो इसलिए मुझे और भी लायक नहीं, लोग सोचता भी नहीं था आईवीएफ की तरफ।
जी। हाँ। उस टाइम में फिर हम लोगों ने ये सोचा कि करना है, और फर्स्ट ही साइकिल से हम लोग को रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो तब पहले तो लोग बहुत लेग पुलिंग किए थे, नहीं डालो यहाँ पे, बहुत डिमोरलाइज किए थे, लेकिन जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो वही लोग आकर बहुत सारे आशीर्वाद देने लगे, उन लोगों का प्यार सम्मान मिला, और हम लोग और इसको आगे बढ़ाते चले गए। और अभी तक जो है हम लोग मोर देन 5000 लाइव बर्थ बेबी IVF से करा चुके हैं। एक बहुत बड़ा होता है जी। हाँ। और ये तो, और हमारे यहाँ का सक्सेस रेट जो है, पहले जो था सक्सेस रेट हम लोग का 60%, हाँ, अब बढ़ के ये 70% के करीब में पहुंच गया, क्योंकि हाँ टेक्नोलॉजी और डेवलप कर गया। और मैं देखी हूँ कि हिस्ट्रोस्कोपी, जब से हिस्ट्रोस्कोपी एक बून है IVF के लिए, मैं करना शुरू की तो रिजल्ट और भी ज्यादा आने लगा। तो फिर मैं हर पेशेंट को सलाह जरूर देती, एक बार हिस्ट्रोस्कोपी जरूर करा, क्योंकि इनफर्टिलिटी के पेशेंट है तो उसके यूट्रस में कुछ ना कुछ तो समस्या रहता है, उसको ठीक करके जब हम लोग बच्चा डालते हैं तो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। और हम लोग का फ्यूचर प्लान है कि हम लोग IVF ट्रेनिंग स्टार्ट करें, क्योंकि मैं जो जानती हूँ, भगवान ने, ऊपर वाले ने, अलमाइटी ने जो मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ कि अपने लोगों में ये स्किल में बांटूं, तभी इसका फायदा जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। इसके पहले मैं IUI ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, और अब हम लोग IVF ट्रेनिंग स्टार्ट। अच्छा, ये पटना से ही आपका टर्निंग पॉइंट रहा है कि IVF करना है? जी, PMCHE में ये जिद आ गया था। मुझे लग रहा था कि मैडम के साथ कहीं ना कहीं कोई इमोशनली ज़रूर अटैचमेंट है, जो ये IVF को चुनी है। और दरभंगा में, पूरे बिहार में, लगभग उत्तर बिहार बोलेंगे ना, उत्तर बिहार में फर्स्ट टाइम मैडम यहाँ करी, और सक्सेस भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा, ये बताएंगे मैडम कि इंडिया में IVF का सबसे बड़ा ये चैलेंज क्या होता है? कि नहीं, एक होता है ना कि एक लेडीज के लिए एक हाँ, IVF का बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में, ये है कि हाई कॉस्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिमिटेशन है इसका। चूंकि IVF में करीब 1.5 लाख खर्चा तो आ ही जाता है, और ये नहीं कि IVF सिर्फ अमीर लोगों को में है ना, गरीब अमीर दोनों में आता है ना। तो हम गरीब लोगों के लिए तो सोचना पड़ेगा, उतना पैसा उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इक्विपमेंट जितना आता है, मीडिया आता है, इसमें इंजेक्शन जो हार्मोनल आते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं। तो इस सरकार को है ना, गवर्नमेंट को इसके पे ध्यान देना चाहिए कि इसके कॉस्ट को कम करे। साथ में जो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, ये इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को कवर नहीं करता है। तो ये करना चाहिए, इससे उन लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। दूसरा, हम चाहेंगे कि सरकार इस पे सब्सिडी दे, है ना, ताकि वो लोग इसको आसान हो जाए। और तीसरी बात ये है कि अफोर्डेबिलिटी एंड पेशेंट एंड एक्सेसिबिलिटी। जो शहर में तो है IVF सेंटर, पर गांव में नहीं है। वहाँ के पेशेंटों को आना पड़ता है, आएगा तो क्या होता है, खर्च बढ़ता है, उसका डेली बेसिस लॉस होता है, उनको एकोमोडेशन का खर्चा आ जाता है, ट्रेवलिंग का खर्चा आ जाता है, तो कॉस्ट और भी ज्यादा हो जाता है। तो हर जगह सरकार इसको डाले IVF को, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट कॉलेज में है, कहीं पर IVF की ये इनफर्टिलिटी की पेशेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्हें बहुत लॉन्ग वेट करना पड़ता है उस तक जाने के लिए। जैसे एम्स में है ना, तो हम चाहते हैं कि हर गवर्नमेंट कॉलेज में, है ना, ये डाला जाए सेटअप, और हम लोग तैयार है वहाँ काम करने के लिए। कई बार आप बता रही थी कि पटना में बहुत इमोशनली पेशेंट के साथ जब जुड़े तो समझ में आया कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा इशू है अपने देश में। तो अच्छा, वो जो इमोशनली पेशेंट का जो इमोशन होता है, उसे कैसे उसको काउंसलिंग करना, एक तो बहुत टफ होता होगा कि पेशेंट आया और उसका तो बैक सपोर्ट लगभग 10 में से 8 पेशेंट के साथ बैक सपोर्ट नहीं होता होगा, क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर बांझपन है तो ये तो मेरे घर के लायक ही नहीं है। तो कैसे आप काउंसलिंग कर पाती हैं? देखिए, पेशेंट जो आती है, सही बात है कि वो जो भी पेशेंट आती हैं काफ़ी एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में आती हैं, बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, इन लॉज का स्ट्रेस रहता है, डिवोर्स का धमकी रहता है। कई बार हम लोगों के पास पेशेंट आता है, बोलती है कि 10-10 रोज नींद नहीं आ रहा। जी, तो काउंसलिंग इतनी बड़ी चीज है, और खास करके जब डॉक्टर उसका अपना डॉक्टर काउंसिल करे, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ पेशेंट रोते हुए चैम्बर में आती है और मुस्कुराते हुए बाहर जाती हैं। वहीं पे मेरा आधा सक्सेस हो जाता है। तो पेशेंट का कहना है कि मैडम आप तो यहाँ इतने अच्छे से बात करती हैं, बाहर में तो डॉक्टर मिलते भी नहीं है, लोग जाते, क्योंकि वो लोग चारों तरफ से इलाज कराई रहती हैं।
तो सबसे मैं यही कहूँ कि डॉक्टर को टाइम देना है ट्रीटमेंट से ज्यादा पेशेंट जरूरी को है कि काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। जब तक वो मेंटली रिलैक्स नहीं रहेंगी उनका सक्सेस नहीं जब होगा। तक डॉक्टर से संतुष्ट नहीं होंगी तब तक कहाँ से ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो उनको प्रॉपर काउंसलिंग देना आईवीएफ जरूरी है। में एक तो आईवीएफ में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काउंसलिंग, उसका बैक जो गार्जियन है, उनकी सास है, उनका हस्बैंड है, एक तो बहुत टाइम देना होता होगा। बेचारी वो लोग इन लॉज से बहुत टॉर्चर होके आती हैं, तो उस तरीके से उनके काउंसलिंग लोग हस्बैंड को करते भी हैं। समझाना पड़ता हस्बैंड होगा, दोनों, टाइम दे दे। बोथ एट ए टाइम, बोथ हस्बैंड और वाइफ दोनों को रहना जरूरी है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इसमें। मैडम, इससे पहले सर से बात हुई थी आपके हस्बैंड से, तो उनसे बात हुई थी कि मैडम से थोड़ा आईवीएफ टॉपिक के बारे में बात करना है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। तो आपका एक बैनर, ये फोटो डाला गया था वेबसाइट पे, तो उस पे कमेंट्स बहुत सारा आया था। वो लगा, कमेंट पढ़ने के बाद लगा कि आईवीएफ पता ही नहीं है लोगों को। कई बार क्या होता है कि गलतफहमी भी होता है, तो थोड़ा सा आसान जो लोग समझ सके आईवीएफ के बारे में आप बताएंगे सिंपल शब्दों में। देखिए, आईवीएफ जो है बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। इसमें जो है ये नहीं कि जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट है सबको आईवीएफ ही होता है। पहले ये लास्ट रिसोर्ट होता है, जब किसी भी चीज से वो कंसीव नहीं कर पाती हैं तब हम लोग लास्ट रिसोर्ट आईवीएफ रखते हैं। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कुछ इंजेक्शन पड़ते हैं, हार्मोनल इंजेक्शन, उसके बाद से उनका लैब में ले जाकर आईवीएफ लैब में हम लोग एक पिकअप कर लेते हैं। जब एक मैच्योर हो जाता है तो फिर एक पिकअप हो जाने के बाद जो हस्बैंड का स्पर्म है उसको हम लोग लेकर उससे फर्टिलाइज कराते हैं और उसे एक इंक्यूबेटर में डाल देते हैं, जहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो तैयार होता है। फिर ये एम्ब्रियो जब डे 5 का तैयार हो जाता है तो हम लोग पेशेंट्स को ये यूट्रस में इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं और उसके बाद उसे कुछ मेडिसिन देकर घर भेज देते हैं, जो ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ग्रो करता है। यही सिंपल प्रोसेस है आईवीएफ, जो बिल्कुल पेनलेस होता है। इसमें कोई रेस्ट का जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं मैडम इसमें तो बेड रेस्ट करना हुआ है, बिल्कुल नहीं। कई बार तो लोग सारे काम करने आईवीएफ को लेके इतना कंफ्यूजन में कि कई बार लोग समझते हैं नहीं बहुत दर्द होगा, नहीं जाना है। यही लोगों का, वो लोग बाहर में कुछ लोग इतने डरा देते हैं, थोड़ा भी पेन नहीं है डर जाती है। एकदम पेनलेस प्रोसेस, कोई पेन नाम का चीज ही नहीं है और वो सोचते हैं बेड रेस्ट भी कुछ नहीं है। अच्छा, इसमें आप जो बता रही थी एक सवाल बन रहा था, मेरे मन में आ रहा था कि नहीं, हस्बैंड का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। अभी आप बता रही हैं कि हस्बैंड का स्पर्म चाहिए, एकदम सबको अपना जेनेटिक ऑफस्प्रिंग बच्चा चाहिए, तो हस्बैंड का जीन तो जाएगा ही जाएगा, मदर का भी जीन जाएगा। बहुत अलग केसों में है ना, हम लोग तो यहाँ तक कि एजियोस्पर्मिया, जिसको कुछ भी स्पर्म नहीं है, हस्बैंड का 0 स्पर्म है, तो उसको हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी इसलिए आया है ना कि हम लोग उसका वहां से टेसा करके, मतलब नीडल डाल के उसके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के एक भी स्पर्म मिल जाता है तो डायरेक्ट हम लोग एग में इंजेक्ट करके और उससे एम्ब्रियो तैयार करके फिर माँ में डाल देते हैं। कितनी एजियोस्पर्मिया हस्बैंड का मतलब अपना लोगों के अंदर जेनेटिक गलतफहमी है, ये गलतफहमी कि हस्बैंड का कोई रोल नहीं है, नेचुरल तरीके से नहीं। इसको आप जैसा बता रही हैं ऐसा लग रहा है नेचुरल तरीके से पूरा आप सपोर्ट दे रही हैं बस, है ना? एकदम बिल्कुल नेचुरल है ये। सवाल आ रहा है कि नहीं, आईवीएफ सेंटर पे नहीं जाना है, आईवीएफ सेंटर पे जाने का मतलब है कि आईवीएफ ही होगा, ये सवाल है मैडम। बहुत सारी मेरी पेशेंट ये बात बताई जब वो मेरे पास बहुत बाहर में बोला लो कि नहीं जाइए। पेशेंट टू पेशेंट, माउथ टू माउथ जो है ना, ज्यादा काउंसलिंग अच्छा होता है पेशेंट का। जो सक्सेस होके जाती हैं वो पेशेंट को भेजती हैं। तब वो मेरे पास आई, मैडम हम तो बहुत दिन से सोच रहे थे आपके पास आने का, लेकिन डर से हम नहीं आ रहे थे। हाँ, कि जाते आईवीएफ हो जाएगा। हाँ, तो ऐसा नहीं, जब उनको मेरे पास आए तो पता चला कि तो 2-3 ही महीना में दवा खाए और कंसीव कर गए। क्योंकि कभी कभी बहुत थोड़े प्रॉब्लम के लिए वो लोग घर पे बैठे रहते हैं, सालों साल आते नहीं है, डॉक्टर से बात नहीं करते हैं, आए दवा खाए हो जाता है। याद आया मैडम कि एक पेशेंट था, डर से नहीं आ रहा था आपके पास, बहुत काउंसलिंग किए हम लोग, तो फिर 10 साल शादी को था, याद है, जैसा कि 2 साल 1 साल पहले की घटना है। फिर उसको किसी तरह समझा के हम लोग भेजे थे, पता चला कि 2 महीना या 3 महीना कुछ ऐसा मेडिसिन चला और कंसीव कर गए। जी, बहुत तो ये तो जरूरी नहीं है कि आईवीएफ होना। नहीं। हाँ, अच्छा, आपको ये बताएंगे मुझे कि ऐसा कभी हुआ है कि 12-15 साल शादी को हो गया हो और 2 महीना मेडिसिन देने के बाद नेचुरल तरीके से कोई आईवीएफ सपोर्ट नहीं, कोई आईयूआई नहीं, है ना? बहुत सारी पेशेंट है ऐसी, है ना, क्योंकि लिटरेसी की कमी है, अवेयरनेस की कमी है ना। वो ओझा से इधर उधर भटक रही है, आयुर्वेदिक दवा खा रही है, हाँ, और उससे जाकर बाबा से इलाज करा रही है, बाबा फूक झाड़, ये तो हमको, और पता चला कि बेचारी को तो कुछ खास दिक्कत ही नहीं, पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। पूरा टाइम बर्बाद हो रहा है। तो कुछ मेडिसिन दी, कंसीव कर गई और खुशी। अच्छा मैडम, एक और सवाल आ रहा है, आईवीएफ और आईयू में क्या डिफरेंस?
या आईयूआई बिल्कुल सिंपल और बहुत चीप प्रोसेस होता है आईवीएफ से। इसमें आईयूआई में क्या होता है कि हम लोग हस्बैंड के स्पर्म को बस एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में लेकर थोड़ा वॉश कर देते हैं, थोड़ा और मोटिलिटी उसके स्पर्म को बढ़ाकर एक आईयूआई कैथेटर पतला सा आता है, जैसे आईवीएफ में हम लोग बच्चा डालते हैं वैसे आईयूआई कैथेटर से उसके स्पर्म को फीमेल में डाल देते हैं। तो इसको इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन आईयूआई कहा जाता है, जो उससे काफी चीप होता है। बस इसमें है कि एक को बाहर नहीं निकाला जाता, एक पेशेंट के बॉडी में ही रहता है। हस्बैंड के स्पर्म को बस डाल दिया गया, टाइम इंटरकोर्स नहीं करना है हस्बैंड को। अच्छा। वो हम लोग डाल दिए। अच्छा, आईयूआई कब सजेस्ट करती हैं और आईवीएफ कब सजेस्ट करती हैं? आईयूआई तब सजेस्ट करती हूँ, पहले हम लोग 2-3 साइकिल देखते हैं मेडिसिन से, तो उसमें तो मोर देन 50% निकल ही जाती हैं। अगर उससे भी नहीं हुआ 2-3 साइकिल के बाद तो हम लोग 2-3 साइकिल आईयूआई ट्राई करते हैं। तो कभी कभी फर्स्ट साइकिल में आईयूआई सक्सेस हो जाता है, कभी कभी 3 साइकिल भी लग जाता है। 3 साइकिल में भी नहीं हुआ उसको प्रेगनेंसी, तब हम लोग अनएक्सप्लेन्ड उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं और हम लोग आईवीएफ लास्ट रिसोर्ट करते हैं, क्योंकि आईवीएफ से बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है आईयूआई से। आईयूआई में है कि 14% कहा जाता है ना, और आईवीएफ में तो हम लोग का 65-70 ऐसे चला जाता है, तो ऑब्वियसली ज्यादा। अच्छा मैडम, नेचुरल प्रेगनेंसी जो गॉड गिफ्टेड समझेंगे उसको, और एक आईवीएफ, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? या नेचुरल प्रेगनेंसी में है कि हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, टाइम इंटरकोर्स किए और फिर वो कंसीव कर जाती है। आईवीएफ में क्या होता है कि वो नेचुरली कंसीव जब नहीं कर पा रही है साथ में रहने से हस्बैंड वाइफ के, तो हम लोग कुछ इंजेक्शन देकर उनका एग तैयार करते हैं पेशेंट का, और थोड़ा ज़्यादा संख्या में एग लेते हैं और उसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, ओम पिकअप जिसको कहा जाता है। फिर हस्बैंड का सीमेन लेकर एक डिश में उसको हम लोग मिक्स कर देते हैं और इंक्यूबेटर एक मशीन आता है उसमें डाल देते हैं। फिर वो एम्ब्रियो बच्चा तैयार हो जाता है, डे 5। फिर उस डे 5 एम्ब्रियो को हम लोग एक पतला सा पाइप से उसके बच्चेदानी में ट्रांसफर कर देते हैं, इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। फिर वो बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह ग्रो करता है। तो हम लोग किन कपल्स को एडवाइस करते हैं आईवीएफ? या आईवीएफ तो एक तो हो गया कि बहुत अनएक्सप्लेन्ड हो गई है कि बहुत बार हम दवा दिए, सब कुछ अच्छा है ना, बहुत बार आईयूआई कराई लेकिन नहीं हुआ, तो लास्ट रिसोर्ट के हम लोग आईवीएफ कर दिए। दूसरी बात, अगर वो ट्यूब ब्लॉक है, उसको हम लोग बहुत कोशिश किए नहीं खुल पाया, वैसे केसेस में हम लोग आईवीएफ करते हैं। या फिर दूसरी बात कि सीवियर एंडोमेट्रोसिस है उसको, या रेसिस्टेंट पीसीओडी की केस है जो आजकल समाज में बहुत ज्यादा है, वैसे केसों में करें। या फिर मेल साइड में हम देखेंगे तो सीवियर मेल ओलिगोस्पर्मिया है, एजुस्पर्मिया है, या कोई जेनेटिक डिजीज है, तो ऐसे केसेस में हम लोग आईवीएफ करते हैं। अच्छा, ये मेल इनफर्टिलिटी का केस आपके पास ज़्यादा है या फीमेल? अभी देखने को हम लोग देखते हैं, न्यूज़ आप भी देखती होंगी, फीड बार बार फेसबुक वगैरह खोलती होंगी तो देखती होंगी कि महिला का ज़्यादा शोषण हो रहा है, मतलब डेथ ज़्यादा अगर रेशियो देखेंगी कि डिप्रेशन में डेथ हो जा रहा है, खुद से सुसाइड कर ले रही हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ फीमेल में इनफर्टिलिटी है, मेल में इनफर्टिलिटी नहीं है? ये मैं समाज में अवेयरनेस देना चाहूँगी कि अभी मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों इक्वली चल रहा है। क्योंकि मेरे पास एक कितनी ऐसी भी पेशेंट आई है कि लोग समाज में ये धारणा है कि बस फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है, कि वो 10 साल से अपना इन्वेस्टिगेशन करा रही है, इलाज करा रही है, फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा। यहाँ तक कि इन्वेजिव प्रोसीजर, लैब हिस्टोस्कोपी भी उसका हो चुका है, फिर भी उसको बच्चा नहीं हुआ है। तो जब मैं मेल का इन्वेस्टिगेशन कराई तो वो एजुस्पर्मिया था मेल। अब बताइए, वैसे केस में बेचारी 12 साल 10 साल सफर कर रही है वो। कई बार तो हम लोग ने देखा है कि हस्बैंड को बोला भी जा रहा है तो नहीं, हम क्यों करवाएंगे, हम तो मर्द हैं, नहीं हम मेरा तो नहीं हो सकता, लिटरेसी की कमी है, इसलिए समाज को लिटरेट करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा हम लोगों को। तो एक 2 लाइन आप बताइए उस मेल के लिए जो करवाना नहीं चाहते हैं, स्पर्म का जांच एग्जामिन नहीं करवाना चाह रहे हैं। हमेशा पॉजिटिव और सपोर्टिंग रहे, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कीजिएगा, तभी आपका फैमिली बिल्ड होगा। और आप कहते हैं ना, वाइफ खुश तो पूरा घर खुश, तो वो करना पड़ेगा आपको, नहीं तो जिंदगी भर फिर टेंशन में रहिएगा, डिवोर्स का बाद टेंशन है ना, दूसरी शादी करना, फिर से वही कहानी। तो आप प्लीज अपने फैमिली से ज्यादा डिस्कस ना करके आपस में डिस्कस करें आप लोग, हाँ, और डॉक्टर का जो सलाह खुल के डिस्क्लोज करें अपने प्रॉब्लम को, है ना। अच्छा, आईवीएफ में मेल इनफर्टिलिटी का क्या रोल है? हाँ, आईवीएफ में मेल इनफर्टिलिटी का रोल ये है कि मेल में जो स्पर्म काउंट होता है, या सिर्फ काउंट ही नहीं, उसका मोटिलिटी, उसका स्पर्म का मॉर्फोलॉजी, तीनों देखते हैं हम लोग। अगर माइल्ड ओलिगोस्पर्मिया है, मतलब 15 मिलियन से थोड़ा कम है, तो हम लोग दवा दे देते हैं, वो पेशेंट
नेचुरली कंसीव कर जाता है। लेकिन अगर सीवियर ओलिगोस्पर्मिया है, लेस देन 5 मिलियन है, 5 मिलियन से कम हाँ, है, 5 अगर मिलियन 10 से मिलियन कम है तो मेडिसिन से, हाँ, तो मेडिसिन से हो जाता है, कोई या फिर टेंशन वाली आईयूआई बात से भी नहीं, हो सकता है, आईयूआई उसमें, से भी हो हाँ। जाता और इसमें जो है हम लोग फिर हम लोग इक्सी करते हैं, आईवीएफ का सुपर टाइप, है। कि यहाँ तक कि एजियोस्पर्मिया का केस है, जीरो स्पर्म है, हाँ, जीरो। तो उसमें भी हम लोग टेसा करते हैं, टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर इंजेक्ट कर देते हैं एग में, और फिर जो जैसे आईवीएफ होता है वो सब नेचुरली अच्छा, होता है। ये अगर मेल का जीरो है स्पर्म, तो फिर ये फीमेल का ये आईवीएफ में क्या रोल होता है? फिर तो मेल का जीरो है, तो फिर स्पर्म हम लोग बाहर से लेते हैं? नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, हाँ। कि बहुत सारे एजियोस्पर्मिया केस को हम लोग अपना जेनेटिक बच्चा दिए हैं, वो उसमें माइक्रोटेजी, टेजा, इक्सी, पिक्सी, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, कि मतलब जीरो स्पर्म है तो, लेकिन हम लोग डायरेक्ट टेस्टिस में डाल के या फिर वहां से माइक्रो सर्जरी करके वहां से स्पर्म निकालते हैं, और फिर एक भी स्पर्म मिल गया, जहाँ मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, हाँ। सिर्फ एक अगर नहीं मिला तो, अगर नहीं मिला तो फिर डोनर के लिए हम तो लोग ये हम लोग करते हैं। अपने डिस्कस करते हैं अपने पेशेंट के साथ, जरूर, कि देखिए एकदम। आपका ये तो एथिकल है, और बिना पेपर पे साइन किए कोई काम नहीं होता, कंसेंट लेना तो सबसे जरूरी है। कई बार अभी पेशेंट का आपका कमेंट भी था कि नहीं, डॉक्टर नहीं बताते हैं इसको लेके कि ये मेरा बच्चा है, या फिर तो अभी तो इतनी जागरूकता हो गई है कि वो केस कर सकता है कि मेरा बच्चा नहीं है, डीएनए टेस्ट करा सकता है, इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं लेगा। क्यों आप करेगा? बताती हैं, एकदम बताना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनता है, वो साइन करेगा, ये तभी छुपाने होगा। छुपने की तो कोई बात है नहीं कि छुपाने की डॉक्टर बात नहीं है। हाँ। अच्छा, ये आईवीएफ जो है एज पे भी डिपेंड है कि हाँ, अगर 50+ है तो आईवीएफ का क्या इसमें रोल है, या 35 है या 40 है, तो इसमें क्या रोल है? ऑब्वियसली एज पे डिपेंड करता है, इस पे एज के अनुसार ओवारियन रिजर्व जो है जैसे जैसे एज बढ़ेगा उसका घटते जाता है, मतलब कि एक का क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों कम होते जाता है एज के अनुसार। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर लेस देन 35 ईयर्स की पेशेंट है तो हम लोग के पास सक्सेस उसका 65% ऐसे आ रहा, लेकिन वही जो मोर देन 42 हो गई है ना, तो फिर उसमें सक्सेस रेट, हाँ, तो घट के सीधे 10% हो जाता है ना, तो एज का तो बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। तो फिर कैसे काउंसलिंग करते हैं कि 40+ है आपका एज? हाँ, तो बहुत कोई तैयार हो जाती है कि मैडम हमको डोनर एक दीजिए, बहुत कोई 40 ईयर्स एज में हम लोग कुछ अगर डोनर मिल जाता है तो नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है, फिर तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। कई बार न्यूज देखने को मिलता है, नॉर्मल से भी अच्छा हो जाता है, अच्छा हो जाता है। कई बार न्यूज देखने को मिलता है कि 85, 75 हाँ, ये डोनर में हाँ। है ना, क्योंकि डोनर एक जो हम लोग ऐसा लेते हैं कि वो फर्टाइल हो, है ना, उसका एज भी, उसका भी ART लॉ में है कि डोनर जो होती है वो 23 से 35 के बीच में हो, उससे ज्यादा की नहीं हो सकती है, मैरिड होनी चाहिए और एक बच्चा जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जान सके कि वो फर्टाइल है उसका। अभी पेशेंट का माइंड सेट हो गया है कि नहीं, जब आईवीएफ करवाना है तो आईवीएफ बाद में भी किया जा सकता है, इंतजार किया जा सकता है, 45+ करेंगे, 50+, तो उसके लिए गलत है। अगर डॉक्टर एडवाइस कर दिया है, सलाह कर दिया है, तो आपको आईवीएफ करवा लेना चाहिए, आपका क्वालिटी घटेगा, एक का घटेगा। तो फिर आप, हमको लगता है कि पेमेंट का भी बढ़ जाता होगा मामला, कि डोनर एग में तो कुछ पेमेंट बढ़ता है ना, जो सेल्फ एग का है उससे 20,000 ज्यादा लगता है डोनर एग में, क्योंकि डोनर को देना पड़ता है ना। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग कि आईवीएफ बच्चा कमजोर होता है? नहीं, कई बार अभी लगभग 100 सवाल है जो आईवीएफ का बच्चा खराब होता है, आईवीएफ के बच्चे को अकल नहीं होता है, आईवीएफ का बच्चा कामयाब नहीं होता है, पैर नहीं होता है, आंख टेढ़ा होता है, बहुत सवाल है। इसको क्लियर करेंगे आज कि नहीं, वीक कमजोर होता है क्या, हैंडीकैप? तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, अभी हम लोग जो है सेलिब्रेट किए थे जब मेरा मोर देन 1000 मोर देन 1000+ हुआ था, तो सारे बच्चे को हम लोग बुलाए थे, और सब इतनी तारीफ, इतने मतलब उन लोग IQ तेज होता है, और इतने मुझे तो लगता है कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी उससे ज्यादा ये तेज होते हैं, क्योंकि इसमें इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी के हम लोग मेडिसिन देते हैं जो उसके माइटोकॉन्ड्रिया को रिज्यूनेट कर देता है, तो ये और भी अच्छा एकदम तेज तरार बच्चा होता है। ये बिल्कुल गलत फहमी है, और चूंकि ये लोग जो बोले कि हाँ हाथ पैर टेढ़ा हो सकता है, ये हो सकता है, ये मिथ है। कैंसर होता है आईवीएफ से? नो, कैंसर एक चीज कह सकते हैं कि अगर कोई मल्टीपल आईवीएफ करा रही है, मल्टीपल पंक्चर करा रही है, हाँ, तो उसमें है कि बहुत रेयर चांस है कि बॉर्डर लाइन ओवरियन ट्यूमर हो सकता है, कैंसर नहीं हो सकता, रेयर है, बहुत रेयर है। डर जाएंगे ऐसे बोल रही है तो लोग डर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल रेयर है, जैसे मल्टीपल पंक्चर हुआ तो बहुत रेयर है, 1 लाख में, हाँ, तो वो कैंसर नहीं है, बॉर्डर लाइन है। बॉर्डर लाइन। एक बहुत बड़ा सवाल, आईवीएफ जैसे ही आता है
तो एक सवाल बनता है कि नहीं, ये तो गरीब के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अमीर के लिए। तो इसके बारे में क्या बोलेंगी मैडम? शुरू में भी आप बोल रही थी कि नहीं, गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ। तो देखिए, इनफर्टिलिटी तो गरीबी और अमीरी देखकर आता नहीं। और हमारे यहाँ तो ज्यादा गरीबी पेशेंट है अपने मिथिला में। बहुत बहुत गाँव से सब आती हैं लोग, यहाँ तक कि फटाफटा ब्लाउज शरीर पे रहता है, उन लोग को देखकर आपको रोना आ जाएगा। लेकिन बच्चा तो सबको चाहिए, हाँ, खाना नहीं खा पा रही है। वैसे लोग जो है क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम अपना जमीन बेचकर गहना गिरवी रखकर आना पड़ता है मैडम, हाँ, लेकिन हमको बच्चा चाहिए क्योंकि समाज टॉर्चर कर रहा है। वैसे लोगों के लिए हम लोग फ्री लोन है ना अपने यहाँ उपलब्ध कराए हैं, तो वो उनको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चीज गिरवी नहीं करना पड़ेगा, है ना, फ्री लोन उनको मिल गया। या फिर बहुत सारी गरीब पेशेंट को हम लोग हर साइकिल में एक फ्री रखते हैं। और साथ में हम लोग लो कॉस्ट IVF करते हैं। हमारे यहाँ जो कॉस्ट है IVF का, लोग को ये मिथ है, हाँ, क्योंकि हम लोग एक पैकेज में बता देते हैं। बाहर में आप जाइएगा यहाँ से, जैसे दरभंगा से बाहर निकलिएगा, पटना में और भी कोई बहुत सारे सेंटर है, वो लोग एक IVF का तो चार्ज बता देंगे, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि हमसे कितना लिया गया। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन नहीं, फिर वो ब्लास्टोसिस्ट का चार्ज अलग से जोड़ेंगे, इंजेक्शन जो हार्मोनल इंजेक्शन जो मेन खर्चा है उसका चार्ज अलग से जोड़ेंगे, और फिर फ्रीजिंग का चार्ज अलग से जोड़ेंगे। हमारे यहाँ क्या है, सारे को चार्ज को एक जगह, इतना मैथ और साइंस इसलिए लोगों को शुरू में लग जाता है कि अरे ये कि पेशेंट तो ऐसे ही परेशान रहता है अपने इनफर्टिलिटी को सोचकर, इतना पैसा का हिसाब लगाएगा तो और पागल होगा, इसलिए एक साथ पूरा का पूरा बता देते हैं हम लोग। तो पेशेंट के लिए जरूरी ये है कि पहले आए काउंटर पे और अच्छे से उसको समझे कहाँ लगना है। नहीं तो जो आते हैं, क्योंकि खर्च तो हर जगह सेम पड़ रहा है, डॉक्टर का चार्ज नहीं, हमारे यहाँ लो कॉस्ट हो रहा है, खुद के डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ लो कॉस्ट हो रहा है, हायर नहीं करना पड़ रहा है। जो बाहर से करा के आती है ना, उनको समझ में आता है कि मैडम आप इतना कम में कैसे कर लेती हैं। हम तो वहाँ एक कराए तो हमको इतना लाख रुपया लग गया। तो उनको समझ में आता है। जो नहीं बाहर में कराई है, फर्स्ट बार आ रही हैं, तो IVF में तो मतलब कुछ तो खर्चा लगता है कि कहीं ना कहीं गरीब भी करवा सकता है। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि अमीर IVF करवाए, एकदम नहीं, गरीब भी कराता, मैक्सिमम गरीब का हो रहा है, क्योंकि उसके लिए हम लोग सुविधा दिए हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट से कहूंगी कि वो भी दे इसको, आयुष्मान भारत में प्लीज ले आए, क्योंकि उससे उन लोग को बहुत ज्यादा जीरो डाउन पेमेंट हो गया। हाँ, एकदम जीरो आयुष्मान भारत मिल जाएगा, तो कुछ सब्सिडी ही दे दे, या हर गवर्नमेंट कॉलेज में वो सेंटर खोल दे, वहाँ हम लोग काम करने के लिए तैयार है। वहाँ तो हम अपने लोगों को ट्रेनिंग भी दे पाएंगे। तो ये मैं चाहूंगी इतना। अच्छा, IVF ये हमेशा सवाल रहता है, हमेशा पेशेंट का सवाल रहता है, और आपके पास भी सवाल आता होगा कि IVF तो कर रही है मैडम, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में तो फेल ही होगा। क्या ये क्या है, मिथ है? नहीं, हाँ, बाहर के सेंटर में क्या होता है ना कि 3-3 साइकिल का वो लोग एक साथ ले लेते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया तो 2 अटेम्प्ट का पैसा तो बच गया। लेकिन हम लोग कभी ऐसा किए ही नहीं आज तक, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जब तक आप पॉजिटिव यहाँ से नहीं सोचिएगा, आप सक्सेस कभी नहीं होगा। आप मेरे पास आए तो मान के चलिएगा का फर्स्ट अटेम्प्ट में होने वाला है। एक स्टोरी आपके बारे में एक पेशेंट बता रही थी मुझे खुद के क्लिनिक पे कि मैडम के पास गए, 2 साल शादी को हुआ था, बांझपन को लेके, लेकिन मैडम क्या बोली, मुझे कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, अच्छे से समझी हैं और बताई हैं कि आप जाइए पहले घूम के आइए 6 महीना, और 6 महीना के बाद आइए तो ट्रीटमेंट करेंगे। और 6 महीना के बाद आए हैं तो बेबी लेकर आए हैं मैडम के पास, तो गए। तो ये इससे जुड़ रहा है क्वेश्चन। हाँ, एकदम मेंटली रिलैक्स हो तो बहुत काम हो जाता है। तो ये हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मेंटली ये है, अगर या फर्स्ट अटेम्प्ट में तो हम लोग यहाँ मोर देन 60% तो आता ही है रिजल्ट। क्योंकि जिसका अगर फेल हुआ तो वो तो आपको मार डालती है। वो तो एकदम बाप रे इतना सारा, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट इसको निकाल ही दे। सेकंड अटेम्प्ट में तो खर्च भी तो नहीं, खर्च भी बहुत कम हो जाता है, आधा हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो लेते नहीं उस टाइम में, लेकिन ज्यादा रेशियो है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, ये मिथ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में होगा। लेकिन जिनका नहीं हुआ तो इतना नेगेटिव बोलेंगे आपके बारे में, इतना सारा। मैडम, पुअर ओवेरियन जो रिजर्व में IVF स्ट्रेटेजी क्या होता है? पुअर ओवेरियन रिजर्व, ये तो मतलब क्या हुआ कि एक का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पुअर हो गया, है ना, ओवरी में। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये ओल्डर एज में होता है। हाँ, लेकिन अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो यंगर एज में भी पाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंडीशन, एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ है, जॉब, कैरियर, ये सब बनाने में बहुत सारा उनका एज बढ़ भी जाता है। और जो कम एज की हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन
एनवायरमेंट, पॉल्यूटेड डाइट, ये सब मिल के हमको लगता है कि अभी AMH इतना यंगर एज में खत्म हो रहा है। AMH मीन्स कि ओवेरियन रिजर्व बहुत कम हो जा रहा। तो वैसे पेशेंट में मैं देखी हूँ कि हम लोग जो कुछ दवा देते हैं जो बहुत ही अच्छा रामबाण का काम करता है और वो मतलब नेचुरली कंसीव कर जा रही है। उसमें क्या है कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट 3 मंथ चला दिए, या DHEA नाम का एक मेडिसिन आता है वो 3 मंथ चला दिए उस अंडा बनाने के पहले 3 मंथ, या फिर 1 महीना पहले हम लोग एक टेस्टोस्टेरोन जेल देते हैं, हाँ, जो 1 मंथ बिफोर ली, और मैं देखी हूँ कि AMH उसका 0.4 है, वो कंसीव कर गई नेक्स्ट साइकिल में। हाँ, या फिर हम लोग अगर साइकिल स्टार्ट कर दिए हैं उसके बाद कोई ग्रोथ हार्मोन आने लगा इंजेक्शन, वो डेली देते हैं हार्मोनल इंजेक्शन के साथ, उससे बहुत बड़ा काम आता है। और अभी तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया है कि जिसको पुअर ओवेरियन रिजर्व होने पे हम लोग स्टेम सेल थेरेपी ओरी का करते हैं, ओरी रिजुविनेट करने का ना, ओरी को फिर से हम लोग यंग कर देते हैं, PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा डाल के। तो ऐसा बहुत सारा ट्रीटमेंट है जिससे कि वो पुअर ओवेरियन रिजर्व मतलब ठीक हो जाता है। और IVF में फिर हम लोग क्या करते हैं, अगर पुअर ओवेरियन रिजर्व है तो उसमें भी बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है कि उसमें हम लोग एक तो कि डुअल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। डुअल स्टिमुलेशन की क्या होता है, एक साइकिल में हम लोग एक ही बार अंडा निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डुअल स्टिमुलेशन में क्या है कि हम लोग फॉलिक्यूलर फेज और लिटिल फेज एक ही महीना में 2 बार अंडा निकाले, तो मोर नंबर ऑफ एग और मोर नंबर ऑफ एम्ब्रियो मेरे पास हो गया है ना, तो प्रेगनेंसी का चांस बढ़ गया। दूसरा डबल ट्रिगर देते हैं, मतलब एक मैच्योर जब होता है ना तो हम लोग ट्रिगर का एक इंजेक्शन देते हैं, तो उसका मैच्योरिटी बहुत अच्छा क्वालिटी बढ़ा देता है। तो उसमें हम लोग डबल ट्रिगर मतलब कि एगोनिस्ट ट्रिगर भी देते हैं और SCG ट्रिगर भी देते हैं, तो और भी अच्छा क्वालिटी और टॉप क्वालिटी एम्ब्रियो बनता है, उससे उसका सक्सेस और बढ़ जाता है। तो डुअल स्टिमुलेशन होगा, डुअल ट्रिगर हो गया, फिर हम लोग इतना बहुत लंबा होते हैं। अच्छा, PCOS में IVF का तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा। जी, PCOS पेशेंट जो अभी हमारे समाज में PCOD की समस्या बहुत बढ़ गई है। अभी इनफर्टिलिटी पेशेंट पे मोर देन 50% PCOS पाया जा रहा है। तो IVF का बात करें, अगर IVF का हम बात करेंगे अभी, तो IVF का बात करें तो PCOS पेशेंट जो होते हैं ना, या तो अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स इनका होता है, हार्मोनल इंजेक्शन देने पे या तो अंडर रिस्पॉन्स करती हैं, हाइपर रिस्पॉन्डेंस को कहा था, या तो फिर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड करती है, हाइपर रिस्पॉन्डर होती हैं। अगर हाइपर, तो इसमें बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करना पड़ता है ना, बार बार अल्ट्रासाउंड करके देखना पड़ता है कि कितना एग बना, हाँ, या फिर एस्ट्राडियोल लेवल, हाँ, एस्ट्राडियोल लेवल, हाँ, कितना ज्यादा है, क्योंकि इसमें है कि कॉम्प्लिकेशन होने का चांस रहता है, बहुत ज्यादा एग बन गया तो उसको बोलते हैं ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। हाँ, तो उससे बचने का भी बहुत सारा उपाय आ गया है, उससे अब नहीं के बराबर ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम PCOS पेशेंट में होता है, क्योंकि इसमें हम लोग एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल करते हैं, उससे नहीं के बराबर हो गया है OHSS। हाँ, फिर इसके लिए हम लोग अगर हो भी लग रहा है कि बहुत ज्यादा अंडा हम निकाल रहे हैं, तो कैबरगोलिन टैबलेट एक आता है, उसको हम लोग 8 दिन देते हैं, तो फिर उससे भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और इसमें जो हमेशा हम लोग फ्रोजन अंडा डालते हैं, है ना, फ्रेश अंडा कभी एम्ब्रियो नहीं डालते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसको हम लोग फ्रीज कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ना, तो इसलिए हम लोग फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में फिर यूट्रस को मैच्योर करके फिर उसमें हम लोग एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इसमें बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि ये अक्सर ओवरवेट होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज है ना, शुगर बढ़ने का बीमारी हो सकता है ना, हाइपरटेंशन हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उस टाइम भी क्लोज मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। मेटफॉर्मिन नाम का एक दवा आता है, इसमें PCOS पेशेंट पे इंसुलिन और रेसिस्टेंट होता है, तो ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, OHSS को कम करता है, तो मेटफॉर्मिन भी उसमें हम लोग ऐड करते हैं। कई बार तो पेशेंट कंफ्यूज होता है ये मेटफॉर्मिन देख के, यूट्यूब गूगल का भी टाइम चल रहा है, अभी तो देखे अरे ये तो डायबिटीज मेडिसिन है, मैडम मेरे साथ चीटिंग की है, चीट करी है। नहीं, कई बार आपके पास सवाल आया होगा, मैडम ये क्या दे दिए, हम तो आए हुए थे PCOS का इलाज करवाने के लिए। आजकल पेशेंट लोग बहुत गूगल मास्टर हो गया ना, तो बहुत कुछ अपने से भी देख कर आता है, इसको समझाना। लेकिन मैं अभी उस लेवल पे आ गई हूँ कि पेशेंट में एक बार बोलती हूँ तुरंत बात मान लेते हैं। शुरू में परेशान करते थे, लेकिन अब वो तुरंत मान, नहीं मैडम आप जो कहिएगा मैं वही करूंगी। लेकिन PCOS के बारे में और बताना चाहती हूँ, क्योंकि PCOS सिर्फ IVF का नहीं है, अभी मेनाज टू मिनोपॉज सबको अफेक्टेड कर रहा है PCOS। इसमें सबसे जरूरी क्या होता है, अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, तो आपको नहीं होगा, नहीं तो आपको मिनोपॉज तक परेशान करेगा ये। तो ये सिर्फ इनफर्टिलिटी का ये नहीं है, इसमें तो एक एनोवुलेशन फर्टिलिटी तो होता ही है, साथ में मोटापा बढ़ जाता है, हाँ, एंड्रोजन लेवल शरीर में बहुत बढ़ जाता है, पूरा फेस पे हेयर, एक्ने है ना, चेस्ट पे हेयर, ये सब बहुत समस्या बढ़ जाता है। तो आप हमेशा अपना वेट
इंसुलिन रेसिस्टेंस इसमें हो जाता है। तो अपना वेट कम करके रखें, हेल्दी डाइट खाएं। हमारे यहाँ क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइट लोग ज़्यादा लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को अपना रिलीफ दे, मेडिटेशन करें, योगा करें कि स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं हो। इससे ये बहुत हद तक पीसीओएस को अपने ठीक कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं समाज को ये बोलूंगी कि प्लीज अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें। पीसीओएस से डरना नहीं है, डरना नहीं है। अभी तो डर जाता है ये कोई डिजीज नहीं है, इसको आराम से अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक मेल पेशेंट मेरे पास आता है मैडम, और वो बताता है कि मेरा एक शादी लगा है, पीसीओएस चेक करवाना है उसका। अब बताइए, इतना हद तक अपना समाज गया है, तो उसके लिए कोई बीमारी नहीं है अभी तो, लगभग डरना नहीं है पीसीओएस से। बहुत पेशेंट को ये रहता है। वो बोल रहा है कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ है, मेरे भाई की वाइफ को पीसीओएस है, बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत मोटी हो गई है, काम नहीं कर पा रही है, तो मैं जब भी करूंगा शादी तो उसका टेस्ट करवाऊंगा। तो मैं क्या मतलब उसके लिए क्या लाइन है कि अरे पीसीओएस से डरना नहीं है? एकदम बिल्कुल नहीं डरना, आप बस उसका वेट कम करवाइए ना। हाँ, वेट कम करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप डाइट पे कंट्रोल कराओ, उसका एक्सरसाइज करवाओ, उसे हाई प्रोटीन डाइट दो, और मेटफॉर्मिन अगर नहीं कुछ होता तो हम लोग मेटफॉर्मिन को ऐड जरूर करते हैं, जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। वो बताना नहीं है मेडिसिन, नहीं तो वो खुद से, तो डॉक्टर से मिलना नहीं, आप डॉक्टर से मिलके ही ले, नहीं कभी नहीं, आप खुद से नहीं लेना है किस पेशेंट में, क्योंकि ये पीसीओएस सिर्फ ओबेज में नहीं होता है, ये 80% ओबेज में है, तो 20% लीन पेशेंट भी है ना। तो उसमें आप कैसे बोलिएगा कि ये करो, तो उसमें भी क्या होता है कि वो लीन पेशेंट में एब्डोमिनल फैट बढ़ा रहता है, तो उसमें भी है कि आप अपना वेट मेंटेन करें, बढ़ने नहीं दे, है ना। एक्सरसाइज करें, डाइट, हाँ, फैटी डाइट ये सब नहीं लेना है, लो कार्ब लेना है। अगर है तो डरे नहीं, आप डॉक्टर से मिलें। हाँ, एकदम। अच्छा मैडम, उस कपल्स के लिए कुछ क्या बोलेंगे आपकी शादी हुआ और बेबी प्लान करने के लिए उसका हस्बैंड बोल रहा है या वाइफ बोल रही है कि अभी नहीं, 4 साल बाद करते हैं, और 4 साल बाद जब टाइम आता है तो बच्चा नहीं हो रहा है उसको, क्या हुआ, तो टाइम क्रॉस हो गया, तो उसके लिए अगर शादी करता है कपल्स तो कितने दिन के अंदर में बच्चा अपना ये कर सकता है, प्लान कर सकता है कि हाँ। मैं तो उन लोग को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट बेबी में कभी भी लेट नहीं करें, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी के समय सबको ही रहते हैं ना, इन लॉज भी रहते हैं, मायके वाले भी रहते हैं, सब मिलजुल कर बच्चा पाल ही लेते हैं। अभी लोग क्या करें, जॉब के चक्कर में, करियर के चक्कर में, ट्रैवलिंग के चक्कर में, अभी आराम से घूमेंगे, अभी तो शादी हुई है, नहीं, ये कभी नहीं, फिर बाद में आप लोग बहुत दुखी होते हैं। कितनी पेशेंट तो ये आती है कि पहला बच्चा रुक गया, जल्दी मैडम हमको एबॉर्शन कराना है, हमको बच्चा नहीं चले। बाबू, उसको मैं ये काउंसिल करती हूँ कि मैं अभी हजारों पेशेंट से देखी हूँ जो पहला बच्चा अपना नुकसान किया, वो जिंदगी भर पछता रहा है, बाद में हो नहीं, हाँ, बाद में हो नहीं रहा, वो दौड़ रहा है। तो एक तो भगवान का दिया हुआ चीज को आप चाहिए कि आप पहले शादी अगर करते हो तो कंसीव, हाँ, एकदम फर्स्ट बेबी में कभी लेट नहीं, कभी भी लेट, कभी नहीं। अच्छा, इमोशनल कुछ बात है, आईवीएफ आप करती हैं, ऐसे आईवीएफ के लिए तो जब लास्ट टाइम आता है तभी प्लान बनता है फैमिली का भी कि आईवीएफ करना है। अगर आईवीएफ में अगर फेल हो जाती है, डॉक्टर या पेशेंट सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो क्या पेशेंट को क्या काउंसलिंग करती हैं कि या अगर फेल ऐसा होता तो बड़ा मुश्किल कि आईवीएफ भी अब नहीं हो पा रहा है? हाँ, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है उनको काउंसिल करना, क्योंकि वो बिल्कुल इमोशनली ब्रेक डाउन हो चुकी रहती हैं। तो वैसे पेशेंट जो है वो नीड करता है एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो उन लोगों को हम प्रॉपर स्पेस देते हैं कि आप आराम से बैठ के अपना जो भी आपका थिंकिंग है, क्वेश्चन है, कंसर्न्स है, पहले हमसे डिस्कस कीजिए। उनको सारा प्रोसेस मैं समझाती हूँ कि कहाँ पे इस प्रोसेस में दिक्कत है, और क्या हम लोग आगे बेटर कर सकते हैं। जैसे कि अगर यूट्रस खराब, बच्चादानी का लेयर उतना अच्छा नहीं बना है, हाँ, तो हम लोग पीआरपी एक करते हैं, बोलते इस बार हम लोग पीआरपी करके, क्योंकि हर में तो थोड़ा पैसा लगता ही है ना, अब फर्स्ट ही बार में सारा कुछ कर देंगे तो ज्यादा कॉस्ट बढ़ जाएगा, है ना। अगर नहीं हुआ तो फिर पीआरपी करके हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट हो जाता है ना। तो उसको बताना पड़ता है कि आपका एक का क्वालिटी अच्छा नहीं था, हाँ, अब हम लोग ये इसमें हार्मोन ऐड करेंगे तो और अच्छा क्वालिटी बन जाएगा, उस बार के प्रोटोकॉल से इस बार हम लोग चेंज करें, मतलब पूरे प्रोसेस को उससे डिस्कस करते हैं हम लोग। और फिर अगर जरूरत पड़ता है तो फिर काउंसलर और थेरेपिस्ट तो रहता ही है। अच्छा, फैमिली प्रेशर का कपल्स को इम्पैक्ट पड़ता है क्या? जरूर, फैमिली प्रेशर का कपल पे उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होता है फैमिली प्रेशर के कारण। ये भी एक फेल्योर का इशारा करता है। हाँ, बहुत फैमिली को चाहिए कि सपोर्ट करे। एकदम, स्ट्रेस के कारण तो एबॉर्शन होना बहुत बड़ा माने, टेंडर लविंग केयर बहुत बड़ा इलाज होता है इसमें, है ना, कि पूरे फैमिली को सपोर्ट करना होगा उसको। तो फिर देखिए कितने अच्छे से आईवीएफ हो गया था ना, आप तो डॉक्टर समझेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर आईवीएफ भी करवा रही हैं तो उसको सपोर्ट पूरे फैमिली को सपोर्ट पूरे फैमिली को, इसी को टेंडर लविंग केयर कहते हैं, टीएलसी। डिप्रेशन, एंजाइटी कितना
आईवीएफ पेशेंट पे कितना % अभी देखने को मिलता है कि हाँ ये कॉमन है या आईवीएफ मतलब इनफर्टिलिटी पेशेंट, आईवीएफ पेशेंट जो भी है, ये डिपेंड करता बहुत है कि common है ड्यूरेशन क्या? ऑफ इनफर्टिलिटी कितना हाँ। है उसका, है ना, कितना बार आईवीएफ फेल कर चुका है, तो कॉमन तो है ये। कॉमन है। डिप्रेशन 15 to 35% में देखा गया है, और एंजाइटी जो है 35 to 40% में देखा गया है। अच्छा, होता है। डोनर जो हम लोग लेते हैं आईवीएफ में, आप बता रही थी ना डोनर, हाँ 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 क्या हाँ। डोनर के बारे में एक पेशेंट को आप बताती हैं कि ये आपका डोनर है? नो, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है इसमें, ये एथिक्स में नहीं है कि उसको नहीं। बताना है या उससे। पेशेंट हाँ कभी ऐसा हुआ है जो आपसे क्वेश्चन किया है कि वो डोनर कौन है उसको देखना है? हाँ, पेशेंट तो क्वेश्चन करता है, पर हम लोग बोल देते हैं कि ये अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है कि आपको उससे मिलाना है, बिल्कुल अच्छा। कॉन्फिडेंशियल उसको रखना है ना। अच्छा, आईवीएफ में अपने इंडिया में, अपने देश की बात करें तो आईवीएफ कितना % अभी सक्सेस है? और इंडिया में एवरेज सक्सेस रेट इसका अभी 60% चल रहा है आईवीएफ का। 60 कितना? 60 अराउंड 60% 60% इंडिया में। हाँ, मतलब ये मैं बता रही हूँ अच्छे क्लिनिक्स का, है ना, बहुत सारे क्लिनिक्स यहाँ पे है जो अच्छे क्लिनिक्स है, तो 60 more than 60% चल रहा है। अच्छा, कभी भी हॉस्पिटल पेशेंट के साथ जो एग्रीमेंट करता है उस दौरान बताता है कि आईवीएफ जो हम करने जा रहे हैं 100% गारंटी है? देखिए, ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, बोले आप 100% कभी नहीं कह सकते हैं। ऐसा होता होगा, पेशेंट हाँ, सवाल करता हाँ, होगा, मैडम आप 100% गारंटी दे रहे पैसा हैं। दे रहे हैं आपको? हाँ, हाँ, तो बोले बाबू आपके जान का भी ये 100% गारंटी नहीं है। कौन कहाँ पे गया सड़क पे और मारा गाड़ी, कब इंसान उड़ जाता है, जान का भी गारंटी नहीं है ना। तो ये हमेशा ऊपर वाले के हाथ में तो होता ही है, कोई भी सक्सेस, उसको आप 100% कभी नहीं बोल सकते हैं। और एक मैं बताती हूँ, मुंबई का एक हॉस्पिटल था आईवीएफ सेंटर, जो अपने एड में दिया कि 100% गारंटी के साथ। तो बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। 100% नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं नेचुरल एक प्रोसेस है इसका, तब ऊपर वाला बैठा हुआ, बिना जिसको चाहेगा वही देगा। कोई आईवीएफ कोई सपोर्ट नहीं, कोई डॉक्टर सपोर्ट नहीं कर सकता। आईवीएफ आप बता रही थी कि आईवीएफ अगर कॉस्ट कम करना है, बिहार ये कोई भारत सरकार को या जो भी स्टेट का बिहार सरकार को एक सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक कपल्स के लिए कैसे, अगर कपल्स सोच रहा है कि मुझे रेट, तो वो कपल्स क्या करे जो एक उसका जो आईवीएफ का ये हो है रेट जो है वो कम हो? जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं उस कपल्स को बोलूँगी, नोइंग डॉक्टर इज ऑलवेज बेटर, है ना। आप कंपनी से इलाज नहीं कराएं, आप डॉक्टर से इलाज कराएं। और बहुत कंपनियां आ गई हैं। हाँ। तो और सबसे बड़ी बात कि अपने लोकल एरिया में जो सबसे आप पता करें, है ना, किसके यहाँ सबसे अच्छा सक्सेस रेट है, वहाँ का कॉस्ट क्या है, ये सब कुछ जानकर ही वहाँ पे जाए। क्योंकि माउथ टू माउथ ये जो प्रचार हो ही जाता है कि कैसा सक्सेस रेट है, पेशेंट बोलती है जाकर के मुझे इतना हो गया, खुद वो बेचती हैं। ऑटोमेटिक है कि डॉक्टर का तो क्या है, डॉक्टर कभी भी बैनर से और कभी भी ये माइक से या कभी न्यूज से नहीं ऐड हो सकता। जब तक कि आपका पेशेंट आपका फीडबैक नहीं दे रहा है, उससे अच्छा कोई एडवर्टाइज नहीं हो सकता, उससे अच्छा कोई जो बेस्ट क्वालिटी का जो लैब है, तो उससे क्या होता है, उसको ट्रेवलिंग का खर्चा बच गया, उसका डेली वेजेस उसका आ रहा है, अपना एकोमोडेशन का खर्चा बढ़ गया। मैं अपने यहाँ रह लोकल जगह तो आपके पास रिलैक्स है, पर डे आ सकती है, कंप्लेन कर सकती है, लेकिन वो एक कंपनी में एक 200 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर किससे मिले, कोई उसका कुछ हर बार डिफरेंट। अच्छा, गवर्नमेंट को आईवीएफ के लिए आईवीएफ को लेके जो गवर्नमेंट का व्यू है, आप इसको कैसे देखती हैं? गवर्नमेंट या आप गवर्नमेंट को क्या सलाह दे सकती हैं? गवर्नमेंट तो हर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तो इतने सारे खोल रही है, हाँ, पर मैं कहूँगी कि जितना भी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे प्लीज आप आईवीएफ ट्रेनिंग सेंटर, आईवीएफ सेंटर डाले, हाँ, जहाँ पे गरीब का जैसे इलाज होता है वहाँ पे हम लोग उसका फ्री में आईवीएफ कर सके। इससे पेशेंट को बहुत फायदा जाएगा। कहीं कहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में, जैसे एम्स में है ना, लेकिन वहाँ पेशेंट को बहुत लॉन्ग वेटिंग करना पड़ता है ना। एक पेशेंट का 1 साल के बाद टाइम आ रहा है, 1.5 साल के बाद आ रहा है, इतना दूर जाना पड़ रहा है, फिर ये गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं भाई आप कम और फिर मशरूमिंग ऑफ आईवीएफ हो रहा है हर क्षेत्र में, आईवीएफ बहुत सारा खुल गया है, पर सिर्फ वो नाम का है। वो लोग पिकअप सेंटर बना लिया, उसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं और फिर कहीं दूर भेज देते हैं पेशेंट को पिक करके। अपने यहाँ तो कुछ है नहीं इक्विपमेंट, तो गवर्नमेंट को क्या करना, एआरटी लॉ जो हम लोग का आया है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। अभी उतने अच्छे से फुलफिल तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जिससे हम लोग को स्किल्ड डॉक्टर क्लिनिशियन मिले, स्किल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट मिले और स्किल्ड हमारे स्टाफ्स मिले, तो बहुत अच्छा पेशेंट को सुविधा हो जाए। अच्छा, आईवीएफ में लक है या साइंस है? बोथ, दोनों? हाँ, बोथ है।
अगर लक ऑब्वियसली अच्छा साइंस तो है ही, लेकिन लक भी बहुत बड़ा इसमें। स्ट्रेस आईवीएफ फेलियर का कितना रीजन है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है ये स्ट्रेस, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक का क्वालिटी घटता है। अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो लॉज का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, हस्बैंड का स्ट्रेस, किसी का भी हो तो, और एम्ब्रियो का क्वालिटी घटेगा, जिससे उसका मिसकैरेज का चांस घट जाएगा, इम्प्लांटेशन रेट घट जाएगा, तो सक्सेस। अच्छा, आईवीएफ में डाइट का भी रोल है क्या? जी, कि ये नहीं खाना है, एकदम। वो नहीं खाना इसलिए है? तो मैं पहले ही बताया हूं कि हेल्दी लाइफ स्टाइल बहुत जरूरी है इसमें, तो डाइट तो मायने रखना। हमारे यहाँ क्या है, हाई कार्ब ज्यादा लेते हैं ना, यूके सब में क्या है, प्रोटीन ज्यादा वो लोग लेते हैं ना, तो हमेशा प्रोटीन लेना है इसमें ज्यादा, लो कार्ब लेना है, लो फैट लेना है। एक आईवीएफ पेशेंट को देख रहे थे, एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड ज्यादा लेने हैं, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले नट्स खाना है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स अच्छे अच्छे। एक आईवीएफ पेशेंट को देख रहे थे कि लगभग 3 महीना आईवीएफ को हो चुका था, तो उसके जो गार्जियन है वो बता रहे थे कि अरे ये काम करती है, आईवीएफ खराब हो जाएगा, बच्चा खराब हो जाएगा। तो एक्सरसाइज का क्या आप बताती हैं कि एक्सरसाइज करना है, नहीं करना है, और कब करना है, कितने महीने के बाद स्टार्ट करना है? बिल्कुल, हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे अभी एम्ब्रियो ट्रांसफर किए पेशेंट को, बस 5 मिनट उसको बेड पे रहने देते हैं, 5 मिनट के बाद ही उसको चला देते हैं, है कि आप चलिए। इससे क्या होता है ना, उसका ब्लड सप्लाई इंप्रूव करता है और इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो का बहुत अच्छा होता है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज तो उसको करना है, एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज करना है, जैसे कि सिंपल घर का अपना काम हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सब कर सकती है वो। अच्छा, कर सकती है नॉर्मल। शुरू के 3 मंथ में थोड़ा रहना है, ध्यान देना है, लेकिन नॉर्मल काम करना है। आईवीएफ पेशेंट को अगर कोई सलाह देना हो, क्या सलाह देंगी? मतलब आफ्टर आईवीएफ करने के बाद क्या सलाह, अगर आईवीएफ कोई कपल्स को साथ में रहना, साथ में हस्बैंड रह सकता है, नहीं रह सकता? आईवीएफ हो या नेचुरल प्रेगनेंसी हो, हाँ, सभी में है कि शुरू के 3 मंथ अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स, और लास्ट के ट्राइमेस्टर में भी अवॉइड करना चाहिए इंटरकोर्स, और बहुत एक्सर्शन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ना ये सब मना करती हूँ मैं, लेकिन वो चलना फिरना है, नॉर्मल जो उसका डेली का काम है वो। एक हस्बैंड वाइफ को अगर आईवीएफ के बाद एक हस्बैंड वाइफ को थोड़ा 3 महीने के लिए दूरी बना, हाँ, 3 महीने तो रखना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल है एक आईवीएफ के लिए कि आईवीएफ पेशेंट जो करवाने से डर रहा है, उसके लिए क्या बोलेंगी आप? आपका क्या लैंग्वेज, आप क्या समझा सकती हैं उसको? मैं यही कहूंगी कि आईवीएफ से बिल्कुल डरने का चीज है ही नहीं, ये तो खुश होने का है कि आपका आंगन बच्चों की किलकारी से गुजरने जा रहा है, ये बिल्कुल सेफ प्रोसीजर है। इसमें जो है कि बस कुछ इंजेक्शन लगते हैं जो स्किन में लगते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंजेक्शन क्या है, फिर एक रिट्रीव करते हैं, वो भी बिल्कुल पेनलेस है, और जब एम्ब्रियो ट्रांसफर आपके बच्चेदानी में कर दिया जाता है तो फिर ये बिल्कुल नेचुरल प्रेगनेंसी जैसे पेशेंट कैरी करती है, सेम है। तो फिर आपको इसमें डरने का कोई बात कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल, सारा काम अपना कर सकते हैं, कोई बेड रेस्ट नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम कोई आईवीएफ के लिए प्लान बना रहा है कपल्स, तो उसको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? जरूर, आईवीएफ आप कराने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि आपके लोकल एरिया में जितने भी आईवीएफ क्लिनिक है उसमें देखिए कि कोशिश करें कि अगर बेस्ट क्लिनिक लोकल में है तो वही हम कराएं, वहाँ का देखें कि वहाँ डॉक्टर इलाज कर रहा है कि कंपनी इलाज कर रहा है ना, क्योंकि नोइंग द डॉक्टर इज ऑलवेज बेटर। आप उससे इमोशनली कनेक्टेड होइएगा, तभी आपका इंक्रीज करेगा सक्सेस रेट। और हम वहाँ का कॉस्ट जानिए, पता कीजिए कैसा है, सक्सेस रेट कैसा है, माउथ टू माउथ तो पता चल ही जाता है, फिर आप आइए आईवीएफ कराने। अच्छा, यंग डॉक्टर जो हैं आईवीएफ में कैरियर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपका क्या सलाह होगा? तो ये मैं पहले भी बताई हूँ कि जो अभी इतने सारे खुल चुके हैं आईवीएफ के नाम पर सेंटर, जो जिस पे ART लो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, पिकअप सेंटर बना के रखा गया है, वहाँ पे जो है खोल तो ले रहे हैं, लेकिन बाहर से डॉक्टर बुला रहे हैं, एम्ब्रायोलॉजिस्ट बुला रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो डॉक्टर बाहर से आ रहा है, कलकत्ता से आ रहा है या जहाँ भी मुंबई से आ रहे हैं, वो खुद उनका बिजी शेड्यूल है, वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है कि हाँ, ये यहाँ टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है आईवीएफ में, हाँ, कि अगर टाइम से नहीं पूछे तो उसका पूरा का पूरा अंडा बॉडी में ही रप्चर कर गया, बाहर निकलेगा क्या, उतना सारा इंजेक्शन बिल्कुल वेस्ट हो गया, है ना, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाता है। तो आप पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले, अपने यंग डॉक्टर को बोलूंगी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले, फिर अपना आईवीएफ सेंटर डालने का सोचे। ऐसे स्किल्ड डॉक्टर में जो इनका खुद बहुत अच्छा चल रहा है क्लिनिक, जो रजिस्टर्ड है, उनके अंडर में 1-2 साल ट्रेनिंग ले, फिर अपना आईवीएफ सेंटर खोले। अच्छा, फ्यूचर में इंडिया में, अपने देश में, इंडिया की बात करें तो आईवीएफ का क्या फ्यूचर है? आने वाले टाइम में आईवीएफ इज $1 बिलियन मार्केट।
बट जो है यहाँ पे जो इतने सारे बिना काम के सेंटर खुल गए हैं, उन पे जो है ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को, और उन पे ART लॉ अपना इम्प्लीमेंट करना होगा अच्छे से, ताकि पेशेंट को मतलब कि सही का इलाज मिल सके और अच्छा सक्सेस रेट, क्योंकि इतना खर्च कर रहा है पेशेंट, तो मेंटली जो है वो हैरेश नहीं हो, उनको अच्छे से सक्सेस मिले, वो गोद में बच्चा लेकर सही में जा सके। तो इस पे ध्यान देना होगा। और बोलूँगी कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग सेंटर अपने गवर्नमेंट कॉलेज में खोले, ताकि हम सबको ट्रेन कर सके। और साथ में मैं चाहूँगी कि ये जो अभी आयुष्मान भारत है उसके अंडर में लाए सरकार इसको, तो इससे और भी गरीब पेशेंट को बहुत सुविधा हो जाएगी। हाँ, साथ में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो इसको कवर करे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट को, तो इससे बहुत ही फायदा होने वाला है। अच्छा मैडम, एक पेशेंट था, याद आ गया बात करते करते, एक पेशेंट था मेरे पास, आज से 5 साल पहले वो ट्यूब बंद करवा चुकी थी पेशेंट, और उसका किसी हादसे में बच्चा का डेथ हो गया। मेरे पास आई और बता रही है कि ट्यूब सर खुलवाना है। तो क्या है, उसको कैसे नहीं समझा पाते हैं कि अरे आपका नहीं ट्यूब खुलेगा, तो इसको कैसे देखती हैं, और ट्यूब बंद करवाना सही है, नहीं करवाना सही है, और या ट्यूब खुलता भी है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आया है? उसको ट्यूब खोलने को ट्यूबल रिकनालाइजेशन कहते हैं। वैसे कई पेशेंट है जो इनिशियल पीरियड में मैं खोलती थी और बहुत सारे पेशेंट कंसीव कर गए हैं। बहुत ऐसा केस होता है, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर करता है तो हम लोग जल्दी उस टाइम लाइगेशन नहीं करते, मना कर देते हैं कि नहीं बच्चा थोड़ा बड़ा होने दो। और बहुत को एक्सीडेंटली करा लेते हैं, नहीं कर ही दीजिए, और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चा भी कर गया, उसके बाद वो क्या करे, बेचारी परेशान है ना। तो फिर ट्यूबर रिकनाइजेशन होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ट्यूब का लाइगेशन कैसा किया गया है। पूरा ट्यूब काट दिया गया है, बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज होने से फिर वो ट्यूब नहीं ठीक होता है, या फिर उसको ट्यूब को ठीक भी कर दिया जबरदस्ती। अभी तो नॉर्मली उसको कट करके ही ब्लॉक करते हैं। हाँ, तो 20 से कट किया हुआ, ज्यादा नहीं कट के, थोड़ा कट किया, तो उसको हम लोग एंड टू एंड करके वो रिकनालाइज कर देते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं, गारंटी उसमें एक टॉपिक का भी चांस बढ़ जाता है ना, ट्यूब में बच्चा फंसने का चांस, रिस्क है उसमें। तो अभी IVF इतना आसान हो गया है ना, तो ऐसे पेशेंट को मैं काउंसिल करती हूँ पहले, कि आप IVF कराएं, ज्यादा आसान है, लो कॉस्ट में हो जा रहा है, उसमें भी आप ऑपरेशन करेगा, खर्चा लगेगा, दवा खाइएगा, हुआ नहीं हुआ फिर आप IVF में आइए। उससे अच्छा जब आपका लोकल में अवेलेबल है, इतने कम में हो जा रहा है, तो आप करा लीजिए। अगर बाय द वे ट्यूब ब्लॉक है तो IVF जरूरी है या कुछ ऐसा कोशिश करती हैं आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे पेशेंट का ना वो ट्यूब ब्लॉक आता है, तो क्या IVF ही कराना होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। पहले हम लोग ट्यूब खोलने की कोशिश करते हैं ना, उसको लैब हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, उसमें हम लोग ट्यूबल कन्वुलेशन करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ट्यूब खुल जाता है ना, और पेशेंट नेचुरली कंसीव करके बच्चा कर लेती है ना। कभी कभी ऐसा वर्स्ट केस होता है कि कुछ उसको इन्फेक्शन है, TB का इन्फेक्शन है, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हो गया, हाँ, तो ट्यूब बहुत ज्यादा खराब हो गया है ना। हाँ, तो वैसे केस में फिर जब ट्यूब नहीं खुल पाया तो लास्ट IVF ही होता है, IVF ही करना है फिर। अच्छा मैडम, आपका तो बहुत लंबा रहा है प्रैक्टिस, तो ये लंबे कितना दिन का प्रैक्टिस है मैडम आपका? अबाउट 11 ईयर्स। 11 साल में कभी ऐसा हुआ है कुछ ऐसा नया जो आप सोची भी नहीं हो और पेशेंट के साथ ऐसा हो गया? कोई ऐसा स्टोरी जो आप बता पाएंगी? मतलब कंसीव कर गई? हाँ, कंसीव कर गई हो, 15 साल से आई हो, और एक मेडिसिन, कभी ऐसा कुछ ऐसा स्टोरी बता? इसको हम लोग मिरेकल कहते हैं, कि वो मतलब कि आए, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि 15 साल से परेशान है, पता नहीं दिल्ली, उदयपुर, कहाँ घूमी, मेरे सेंटर पे आई, बस मैं उसको कुछ इन्वेस्टिगेशन कराई, PID का ट्रीटमेंट दी, और नेक्स्ट मंथ आई मेरे पास, वो कंसीव करके आई। ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंट का क्या रिएक्शन रहता है? हाँ, पेशेंट बोलते हैं मैडम आप ही कराए, आप क्या है तो आप ही कराए, जबकि मेरा उसमें कुछ खास हाथ है ही नहीं। हाँ, बस ऊपर वाले को मेरे यहाँ से देना था, तो बस उसको मिल गया। समाज को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप इनफर्टिलिटी को लेके, कपल्स को लेके, बैक जो सपोर्ट है उनका गार्जियन, उसको लेके, मतलब एक मैसेज आपका, एक अच्छा सा? हमेशा पॉजिटिव एंड सपोर्टिव अप्रोच रखे, और हस्बैंड और वाइफ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हस्बैंड और वाइफ जो है इसमें दोनों रिस्पॉन्सिबल है, तो हमेशा दोनों का इन्वेस्टिगेशन साथ में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ फीमेल का कराया जा रहे हैं और मेल का कुछ हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इससे बहुत जल्दी कंसीव करने का उसका क्षमता बढ़ जाता है। और हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेट। अपने हेल्थ पे, सिर्फ ये हेल्थ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ, इस पे पूरा आपको फोकस करना है।
इसके लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें। और मैं इन लॉज को बोलूँगी कि प्लीज़ उसको बच्चे के लिए टॉर्चर नहीं करें, ये कुदरत की देन होती है। आप डॉक्टर के पास जाएं, खुलकर बात करें, और 99% अगर पेशेंट के अंदर बच्चेदानी है, यूट्रस है, तो वो माँ बनेगी। अच्छा, एक और सवाल, घर के लोग तो कभी कभी ठीक रहते हैं, लेकिन समाज जो होते हैं वो कमेंट पास करना स्टार्ट कर, उस समाज के लिए क्या तो मेरे पेशेंट का पहला काउंसलिंग यही होता है कि आप जो है 10 लोगों का आसपास का जो आपके 10 लोग हैं उनका बात सुनना सबसे पहले बंद करें। शुरू में आप बताइए, अगर आप समाज का देखती तो आज IVF नहीं कर पाते जी। तो उनकी बात, उनका काम ही है बोलना, आप उनके मुंह को नहीं बंद कर सकते हैं। तो आप वैसे लोग से जिससे कि आप बातों से आप टॉर्चर हो रहे हैं, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उनसे थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। है भी पास में तो इग्नोर कीजिए, लोग का काम है बोलेंगे ही, उनके लाइफ में अपने 50 बसड़ है, फिर भी दूसरे के लाइफ में। हाँ, तो हमेशा ऊपर वाले का ग्रेटफुल रहिए। क्यों रहिए? क्योंकि सबसे बड़ा आपको हेल्थ दिया है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इज्जत की रोटी हम लोग खा रहे हैं, इससे बड़ा ब्लेसिंग क्या हो सकता है ऊपर वाले का? तो हमेशा उसका शुक्रिया कीजिए, वो आपको और देगा, है ना। आप दुखी कभी मत होइए, एक बच्चा नहीं है वो भी आ जाएगा, आप खुश रह के तो देखिए, सुनना नहीं। हाँ, अगर आज सुनते तो आज डॉक्टर रूही यास्मीन IVF नहीं कर रही होती। एकदम एग्जैक्ट। अच्छा, एक कॉमन सवाल है मेरा, सारे डॉक्टर से अगर बात करते हैं तो ये सवाल जरूर पूछते हैं कि पेशेंट के प्रति एक डॉक्टर को कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि पेशेंट का विश्वास टूट रहा है एक डॉक्टर से। हमेशा एक समय था जो डॉक्टर को भगवान बोलता था, अभी विश्वास खत्म हो रहा है। तो एक डॉक्टर को एक पेशेंट के प्रति क्या होना चाहिए, ये सारे डॉक्टर से मेरा सवाल है। खास करके इनफर्टिलिटी पेशेंट से तो और भी ज्यादा एम्पैथी होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। इससे मतलब पेशेंट और डॉक्टर में एक ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, हम उसको इलाज उसका नहीं स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाएगी, इलाज नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसको टाइम देना, उसके बातों को समझना है। आप जितना आपका क्वेश्चन है, जो कंसर्न है, आप मुझसे कीजिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। टाइम देना है, हाँ, टाइम देना है उसको। मेडिसिन से ज्यादा जरूरी है टाइम देना। हाँ, उसको प्रॉपर काउंसलिंग, तो फिर वो तो अच्छा, अभी ऐसा जो अभी चल रहा है, क्या एक डॉक्टर का बनना सिर्फ सपना, पैसा कमाना है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं है। लेकिन अभी जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल रही है, तो उस हिसाब से तो वही हो रहा है। अब क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गया है। जो हम मेरे समय था क्वालिटी डॉक्टर का, अब तो हम लोग खुद सोचते हैं जब हम लोग बूढ़े हो गए तो हम लोग किससे इलाज कराएंगे। क्योंकि मतलब ऐसे किसी को कुछ नहीं आ रहा, वो जाके मेडिकल पढ़ रहा है, मतलब बस पैसा देना और पढ़ लेना है। क्या मैसेज करना चाहेंगे आप कि बाबू पैसा कमाना मकसद नहीं है? कभी नहीं। हाँ, कभी किसी के मेंटल पैसा तो आना ही है, खेलना नहीं चाहिए, है ना। पैसा तो आए, आप पेशेंट को पेशेंट समझना है, आप अपने इंटेंशन में ऑनेस्ट रहिए ना, समझना है, परिवार समझना है, परिवार समझना है उसको। जब तक आप उसके दुख को नहीं समझिएगा, बिना ऑनेस्टी से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। फिर वो पैसा कमा भी ले तो काम नहीं आएगा आपका। तो एक इंटेंशन प्योर होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो पैसा आएगा जरूर। लास्ट क्वेश्चन करते करते बहुत सारा सवाल, लास्ट सवाल है कि हाँ, स्पर्म अभी आप देखी होंगी कि आज से 10 साल पहले और अभी, या 20 साल पहले और अभी, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है बहुत। तो ये स्पर्म अगर कम रहा है तो क्यों कम रहा है? अगर फीमेल में ईग जो है एक कम बन रहा है तो क्यों बन रहा है कम? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी का जो लाइफ हो गया है वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। जॉब बनाना, कैरियर बनाना, अब ये सब ज्यादा जरूरी हो गया है ना। डिलेड मैरिजेस और साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी बहुत स्मोकिंग बहुत बड़ा सवाल है। स्मोकिंग नहीं मेल में स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब बहुत बड़ा कारण है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स भी बहुत ज्यादा है। हम लोग का डाइट जो मिल रहा है वो प्योर नहीं है, वो एडल्ट्रेटेड है, टॉक्सिन्स वाले हैं बहुत ज्यादा, वो पेस्टिसाइड्स और क्या क्या। डाइट भी बहुत बड़ा इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर पॉल्यूशन हमारा, ये सब मिलजुल के फीमेल को भी बहुत यंग एज में एक ओवरियन रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, और मेल में तो बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी हो गई है। ये सब कारण है। तो हम यही बोलेंगे, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर रूही यास्मीन अगर है तो काउंसलिंग करके वो आपको कंसीव करा सकती हैं। और अब थोड़े से जीभ के टेस्ट के लिए आप अपना जिंदगी, अपना हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं, तो स्मोकिंग छोड़िए प्लीज, अल्कोहल छोड़िए। क्योंकि आपका जब लीवर खराब हो जाएगा तो करोड़ों रुपया खर्च लगता है लीवर ट्रांसप्लांट करने में, वो भी पहले जैसा नहीं बनता है।
उतना अच्छा पैसा कहाँ से मैडम, लाइएगा। एक आपसे पूछना था, फेसबुक वगैरह तो चलाती होंगी, तो एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि 9 साल की बच्ची को उसका खुद का एक 11 साल का भाई हम्म, जो प्रेग्नेंट, वो जो न्यूज़ आप देखी हैं कि 9 साल की बच्ची हैं और 6 महीना की प्रेगनेंसी है, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका खुद का भाई 11 साल का है जो वो प्रेग्नेंट है। तो क्या 9 साल की एज में बहुत इसमें डॉक्टर आपस में लड़ रहा है, कोई डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं 9 साल 8 साल में कैसे हो सकता है, हो सकता 11 है, साल हो का अगर सकता है। भाई है तो कैसे हो सकता है, अभी तो ये मैं पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन किया, तो ये आप क्या नहीं एज। नहीं अभी तो एज ऑफ मिनार्ज बिल्कुल घट गया है। पहले हाँ, था कि 14 साल 15 साल होता था, लेकिन अभी घट के तो 9 साल मतलब आ 9 गया है। साल में अगर वो हाँ, कंसीव करी है तो हो सकता है, हो पॉसिबल है, सकता है, हो सकता पॉसिबल। ये लास्ट है मैडम कि आप अपने लाइफ के लिए कुछ 2 लाइन बोल सकती हैं, है। मैं एक शेर क्योंकि बोलना मुझे चाहूंगी। जैसा इतना बात करने के दौरान में जैसा लगा कि आपके हम्म, लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, तो ये स्ट्रगल लाइफ के लिए 2 लाइन आप कुछ बोल सकती हैं। हाँ, एक शेर सुनाना चाहूंगी। हाँ, मंजिलें उन्हें मिलती हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है।